गाइस बेट आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी पीजी सा है एंड जो भी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है ना उन्हें ये चैप्टर थोड़ा और आसान लगेगा क्योंकि बायोलॉजी के भी कुछ टर्म्स इसमें यूज्ड है। बाकी यार वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसे तुम लोगों को अच्छे से पढ़ के फुल मार्क्स ले आना है और एंड तक देखोगे ना तो ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठ के कहीं से भी आ जाए आराम से कर लोगे। बस मेरे दिए गए नोट्स को पढ़ लेना। नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे जो भी मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और हाँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है क्योंकि तुम्हारे आयुष भैया ने खुद के ऐप पे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप पे एक फिजिकल एजुकेशन का कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सूरवीर बैच। इस बैच में तुम लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या मिलने वाला वो जान लो। सबसे पहले तुम लोगों को डिटेल लेक्चर मिलेंगे हर चैप्टर में स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से। सेकेंडली व्हाट्सएप इंटरेक्शन मिलेगा जहां पे तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात करके अपने सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा प्रीमियम नोट्स मिलेंगे। चौथा एग्जाम के टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पांचवा एग्जाम के टाइम पीवीआईक्यूज मिलेंगे ढेर सारा। यानी कि इस कोर्स को ज्वाइन करके 100 आउट ऑफ 100 तो कहीं नहीं गए फिजिकल एजुकेशन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स का। अभी जाके एनरोल कर लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो अब चलो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर अप करना है। और हाँ तुम लोगों ने अपना कमेंट एरिया में अटेंडेंस दिया है कि नहीं अभी दे दो कि तुम लोग आ चुके हैं अपने आयुष भैया से पढ़ने। और हाँ इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे सबसे पहला टेम्पलेट दिख रहा है जो कि है हम लोगों का सब टॉपिक्स का टेम्पलेट। तो यार सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। यानी कि WHO ने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या क्या एग्जैक्टली गाइडलाइंस को निकाला है उनके फिजिकल फिटनेस को लेके, इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड सब टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, यानी कि अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के पढ़ना है जो भी एक बॉडी में अकर होते हैं। तीसरा चीज है वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में होता है तो क्या उनके बॉडी के लिए ये चीज अच्छा होता है कि खराब होता है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा है हम लोगों का स्पेशल कंसीडरेशन। इसमें हम लोगों को मेनार्क जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में समझना है कि मेनार्क क्या होता है। सेकंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है इसके बारे में समझना है। आखिरी और पांचवा टॉपिक है हम लोगों का फीमेल एथलीट ट्रेड, इसके बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो समझ गए कौन कौन से सब टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो एक चीज बता दे रहा हूं कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो तुम लोगों को यूट्यूब पे दिखेगा ना वही वीडियो को रिकमेंड करना क्योंकि तुम्हारा जो सिलेबस है सब टॉपिक्स है वो चेंज होते रहते हैं। पुराने वीडियोस मत देखना गलती से भी। और हाँ एक चीज याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट्स करके ये पूछते रहते हैं कि भैया यार एक अच्छी बुक बता दीजिए जिससे हम लोग अपना जो प्रिपरेशन है बोर्ड्स के लिए एग्जाम के लिए वो अच्छे से कर पाए। तो यार आज तक की बेस्ट बुक को मैं तुम लोगों को रिकमेंड कर देता हूं कि जो कि हमेशा बेस्ट सेलर होती है मार्केट में, जो कि है ओसवाल बुक की क्वेश्चन बैंक। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई है एंड इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस को ऐड किए जाते हैं हर साल। इस बुक में तुम लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलेंगे 2016 से 2025 तक के, जिसे सॉल्व करके तुम लोग अपने दोस्तों से काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और बोर्ड्स में फोल्ड के आ सकते हो। एंड इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि हर चैप्टर के स्टार्ट में तुम लोगों को रिवीजन नोट और माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे जो एग्जाम टाइम रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। इस बुक में तुम लोगों को ढेर सारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ साथ और भी बहुत सारे एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसे सॉल्व करके तुम लोग काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये जो ओसवाल बुक्स है ये हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। मैं दिए गए लिंक से ऑर्डर करोगे तो हो
हो सकता है तुम लोगों को एक्स्ट्रा कैशबैक या फिर डिस्काउंट देखने को मिल जाए, तो जरूर से ऑर्डर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है तुम लोगों का एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। तो यार सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोगों को ये बताया गया है कि ग्लोबली ये एस्टिमेट किया गया कि हर 4 में से एक अडल्ट और 81% जो एडोलेसेंट है वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और जितना फिजिकल एक्टिविटी उन्हें करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उनके ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में। जो WHO है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है कि कितना पर्टिकुलर एक्सरसाइज कोई भी एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए, तो उसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये कुछ टर्म्स है जो आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए जान लो। तो यार 0 से 1 साल के बच्चे को बेसिकली हम लोग इन्फैंट बोलते हैं, 2 से 4 साल के बच्चे को हम लोग टॉडलर बोलते हैं, 5 से 12 साल के बच्चे को हम लोग चाइल्ड बोलते हैं, 13 से 19 साल के बच्चे को हम लोग जनरली टीन बोलते हैं, 20 से 39 के बीच में जो भी लोग होते हैं उन्हें हम लोग एडल्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, 40 to 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं उन्हें मिडिल एज अडल्ट कहते हैं हम लोग, और 60 प्लस ईयर का जितना भी एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें हम लोग सीनियर अडल्ट बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे, याद कर लेना, आगे यूज होने वाला है। अब सबसे पहला चिल्ड्रंस के लिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस को निकाला गया है WHO के द्वारा। ठीक है, 5 साल के कम के चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले वो चिल्ड्रन जो 1 साल के से कम है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उन्हें फिजिकली एक्टिव रहना है सेवरल टाइम्स पूरे दिन में, यानी कि बहुत सारे टाइम पे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। मेनली उन्हें फ्लोर पे एक्टिव रहना है और ज्यादा से ज्यादा क्राउड ये सब करवाने की कोशिश करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह पाए। समझ गए। सेकेंडली उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉलर में 1 घंटे से ज्यादा मत बैठाना, 1 घंटे से ज्यादा कोई भी स्ट्रॉलर में मत बैठाना, और उसके साथ साथ हाई चेयर यानी कि ज्यादा हाइट के चेयर में 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। समझ गए। स्क्रीन टाइम यानी कि ऐसा टाइम जो मोबाइल जो बच्चे देखते हैं वो एकदम 0 होना चाहिए, यानी कि बच्चों को एकदम मोबाइल नहीं देना चाहिए। समझ गए। अगर देते हो तो उनके आंखों में इफेक्ट पड़ता है और उनका माइंड भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, उन्हें मोबाइल की आदत हो जाएगी। समझ गए। तीसरा गाइडलाइन हम लोगों का कि उन्हें बेसिकली बुक्स रीडिंग में, स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए फ्री टाइम में। अब स्लीप देख लेते हैं, कितना देर उन्हें सोना चाहिए। अगर 0 से 3 महीना का जो बच्चा है उसे 14 से 17 घंटा का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 11 मंथ का अगर बच्चा है तो उसे 12 से 16 घंटे का जो नींद है वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल का एज ग्रुप है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो समझ लो। सबसे पहले तो एटलीस्ट 3 घंटे के फिजिकल एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें उनके साथ तुम लोग खेल सकते हो, उन्हें चलवाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, उन्हें क्राउल करवा सकते हो फ्लोर में, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। स्ट्रॉलर में और हाई चेयर में, हाई हाइट की चेयर में एक पोजीशन में उन्हें 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। समझ गए। आगे तुम लोगों का है कि उनका स्क्रीन टाइम एकदम रिकमेंड नहीं किया गया है, ठीक है, 0 रखना है। उन्हें मोबाइल या फिर कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना देर उन्हें सोना चाहिए। उससे पहले हम लोगों को मेनली उन्हें स्टोरी टेलिंग एंड बुक रीडिंग में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। स्लीप कम से कम 11 से 14 घंटा का गुड स्लीप उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनका ओवरऑल जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। समझ गए। अब ऐसे बच्चे जो 3 से 4 साल के एज ग्रुप में है उनका क्या गाइडलाइंस है WHO के द्वारा वो देख लो। सबसे पहला 3 घंटे का तो फिजिकल एक्टिविटी में वो लोग 100% अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए। उसमें अलग अलग चीजें तुम लोग करवा सकते हो, पहले भी मैंने बताया, ठीक है। उन्हें 3 से 4 साल अगर उनका एज हो गया तो उन्हें चलवा सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वॉक करवा सकते हो ताकि वो फिजिकली फिट रहे, ठीक है। क्राउल तो वो जनरली नहीं करेंगे, उनके साथ टॉयज की हेल्प से खेल सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। 1 घंटे से ज्यादा उन्हें स्क्रीन टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो
1 घंटा देख सकते हो उन्हें स्क्रीन टाइम, नहीं तो 0 रखोगे तो बहुत अच्छा है। 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल मत देना। फिर से वही चीज है कि उन्हें स्ट्रॉलर्स में और ज्यादा हाइट के चेयर में ज्यादा देर बैठा के नहीं रखना चाहिए, समझ गए। चौथा चीज ये है कि 10 से 13 घंटे का जो स्लीप है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई होप क्लियर होगा। अब यार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में जो कि 5 से 17 साल के एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला 60 मिनट पर डे मॉडरेट विगरस इंटेंसिटी पे उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें वो वॉक कर सकते हैं, आराम से दौड़ सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, ये सारी चीजें में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं 60 मिनट तक। एंड इससे वो उनका जो ओवरऑल हेल्थ होगा वो काफी सही रहेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का ये है कि हम लोगों को उन्हें खाली बैठने से ज्यादा रोकना है, यानी कि ऐसा टाइम जब वो रेस्ट कर रहे हैं ऐसा टाइम बहुत कम होना चाहिए कि वो आराम से सेडेंटरी बैठे हैं, यानी कि खाली बैठे हैं। उन्हें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए और स्क्रीन टाइम कम से कम देना चाहिए उन सभी को, यानी कि मोबाइल से जितना कम हो सके उतना कम उन्हें देना चाहिए, समझ गए। उन्हें मेनली अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनके हार्मोन अच्छे से डेवलप होते हैं, उनका बॉडी अच्छे से डेवलप होता है, फिजिकल फिटनेस उनके अंदर आता है, एंग्जाइटी से बच सकते हैं और उन्हें यह भी समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट होते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि गाइडलाइंस जो अडल्ट्स के लिए निकाले गए हैं। सबसे पहले तो 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट इंपॉर्टेंट है हर अडल्ट्स के लिए, ठीक है। एटलीस्ट 75 टू 150 मिनट तक वो विगरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हैं, विगरस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हैं, जिसके कारण उनका हार्ट हेड एंड ओवरऑल बॉडी काफी अच्छे से मेंटेन होकर रह सकती है। एडिशनली उन्हें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। जिम जाके वो बेंच प्रेस लगा सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं एंड उनका मेन एम ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मसल डेवलपमेंट हो पाए पूरे बॉडी में, क्योंकि जैसे जैसे एज जाता है वैसे वैसे मसल जो है वो बॉडी से कम होने लगते हैं। तो इस टाइम पे अगर वो अच्छे मसल्स को गेन कर लेते हैं तो बुढ़ापे के टाइम उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीजें हैं। चौथा गाइडलाइन ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाली बैठने का टाइम कम रखना चाहिए, यानी कि ऐसा टाइम जब वो रेस्ट कर रहे हैं ये सारी टाइम को कम रखना चाहिए। कम से कम वो रेस्ट लेंगे और ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो उनका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या गाइडलाइंस है। सारी चीजों को याद कर लेना। नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोगों के सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो यार सबसे पहले तो पोस्चर क्या होता है वो समझते हैं। पोस्चर का मतलब ये रहता है कि कैसे तुम लोग अपने बॉडी को होल्ड करके रखते हो जब तुम लोग बैठे हो, चल रहे हो या फिर दौड़ रहे हो। तो अब डिफॉर्मिटी क्या होता है? डिफॉर्मिटी ये होता है कि अगर तुम्हारे पोस्चर में कुछ इंपरफेक्शन आ जाता है तो उसे डिफॉर्मिटी बोलते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे जो पोस्चर है ना उसमें कुछ इशू आ जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते हैं उससे देख लेते हैं। सबसे पहले होता है स्पाइनल कर्वेचर, सेकंड होता है फ्लैट फुट, तीसरा होता है बो लेग और पांचवा होता है राउंड शोल्डर। थोड़ा लंबा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। सबसे पहले होता है स्पाइनल कर्वेचर। ये एक ऐसा डिफॉर्मिटी होता है जो कि तुम्हारे स्पाइन से रिलेटेड होता है। स्पाइन तुम्हारा पीछे से जाता है, इतना तो पता होगा। स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कर्वेचर। ये जनरली कॉज होता है हैवी वेट उठाने से, समझ गए। और वीक मसल तुम्हारा है तो भी ये वाला डिफॉर्मिटी कॉज हो जाता है। अब इसके 3 टाइप होते हैं, पहले काइफोसिस, सेकंड है लॉर्डोसिस और थर्ड है तुम लोगों का स्कॉलियोसिस। तो अब चलो तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस एक ऐसा डिफॉर्मिटी होता है जिसमें तुम्हारा जो स्पाइन है ना वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है। जनरली तुम लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा, अपने दादा या फिर दादी को देखा होगा कि वो झुक के लाठी की हेल्प से चलते हैं, तो बेसिकली उन्हें काइफोसिस का डिफॉर्मिटी हुआ होता है।
समझ गए, उनका जो स्पाइन होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। इमेज में तुम लोग क्लियरली देख सकते हो उसे, इससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मेन कॉजेस क्या है काइफोसिस का वो समझ लो। तुम्हारा काइफोसिस का मेन कॉज है माल न्यूट्रिशन। अगर अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे हो तब ये हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारे में इलनेस है, यानी कि कोई अगर तुम लोग बीमार हो तो बीमारी के कारण भी आ जाता है। क्राउडेड एरिया के चलते होता है, अनएबिलिटी ऑफ प्योर एयर के भी चलते होता है कि अगर अच्छा तुम लोगों को एयर ना मिले तो। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर तुम लोग अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, अच्छे से एक्सरसाइज पे टाइम नहीं देते हो तो हो सकता है। और भी अलग अलग रीजन है, कॉजेज है, पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। कोई भी 5-6 याद कर लोगे काम चल जाएगा, 3-4 मैंने बता दिया। प्रिकॉशन देख लेते हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 ये है तुम लोगों का कि टीचर्स और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को और चिल्ड्रंस को गाइड करना चाहिए कि कैसे उन्हें सही पोस्चर में बैठना चाहिए, चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अगर बचपन से ही ये सारी चीजें सिखाई चाहिए तो डिफॉर्मिटी से बचा जा सकता है। सेकेंडली, अगर प्रॉपरली तुम लोग एक्सरसाइजेस करते हो तो तुम लोगों का ये डिफॉर्मिटी नहीं आएगा, बच सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रेमेडीज, कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हो अगर तुम लोगों को डिफॉर्मिटी आ गई है तो, यानी कि काइफोसिस डिफॉर्मिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो तुम लोग पिल्लो को अपने पीछे में रख के सो सकते हो, जिससे ये डिफॉर्मिटी सही हो जाएगी। सेकेंड चीज, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग ये भी समझ सकते हो कि तुम लोगों को अपने हेड को बेंड करना है बैकवर्ड पोजीशन में जब तुम लोग खड़े हो, तो इससे तुम लोगों का डिफॉर्मिटी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट तुम लोग धनुरासना को भी परफॉर्म कर सकते हो, जो कि एक यौगिक क्रिया है। इसे परफॉर्म करोगे तो ठीक हो जाएगा। 3 पॉइंट याद कर लोगे, मोर देन इनफ है, 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक के तरफ कि लॉर्डोसिस क्या होता है। लॉर्डोसिस तुम लोगों का होता ये है कि एग्जैक्टली तुम्हारा काइफोसिस होता था कि तुम्हारा स्पाइन जो है वो आगे की तरफ झुक जाता था। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे लॉर्डोसिस में तुम्हारा जो स्पाइन है नीचे का वो झुक जाता है आगे की तरफ, ठीक है। नीचे का स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है, जिसके कारण तुम्हारा जो स्टोमक एरिया है वो आगे की तरफ चला जाता है। तुम लोग इमेज के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब यार इससे होता क्या है कि इससे खड़े होने में और ज्यादा देर चलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, समझ गए। अब इसके कॉजेज देख लो। कुछ कॉज है तुम लोगों का इम्बैलेंस डाइट, अच्छे से डाइट नहीं लोगे, ज्यादा जंक फूड खाओगे तो ये सारी चीजें होगी। इन प्रॉपर इन्वायरमेंट, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे तो हो जाएगा। अगर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो सकता है, ठीक है। अगर तुम लोगों का ओबिसिटी है, तुम्हारे अंदर कोई डिजीज है तुम्हारे अंदर, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओबिसिटी के कारण ये जनरली बहुत बार देखा गया कि होता है। याद कर लेना कॉजेस, कोई भी 4-5 हो जाएगा, इजी है। प्रिकॉशन देख लो। प्रिकॉशन में अगर तुम लोग बैलेंस डाइट लेते हो तो तुम लोगों का ये वाला प्रॉब्लम से, डिफॉर्मिटी से बच के रह सकते हो। ओबिसिटी, अगर तुम लोग अपने वेट को कंट्रोल करके रखते हो अपने एज के साथ तो तुम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। नेक्स्ट तुम लोगों को क्या करना है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। यानी कि कोई फूड तुम लोगों को अच्छा दिख रहा है, यार ये पिज्जा तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, तो 4-5 पिज्जा खा लिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम लोगों को एग्स पसंद है या फिर राइस पसंद है तो राइस को, अगर तुम लोगों को पेट नहीं भर रहा है तो ऐसा नहीं कि जितना पेट ले सकता उससे ज्यादा खा लोगे तो ये डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 याद कर लेना, काम हो जाएगा। रेमेडीज कैसे ठीक कर सकते हो तुम लोग लॉर्डोसिस को, वो देख लो। सबसे पहले तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि सिटअप्स कर सकते हो रेगुलरली, जिससे ये सारी चीजें तुम्हारी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट तुम लोग हल आसना को परफॉर्म कर सकते हो, जो कि एक योगा है जिससे तुम लोगों का डिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट तुम लोग टो टचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो 10 बार डेली, जिससे तुम लोगों का ये डिफॉर्मिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। आई होप आई एम क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, तीसरे डिफॉर्मिटी की तरफ, जो कि है स्कोलिसिस। स्कोलिसिस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि तुम्हारा जो स्पाइन है ना वो सी शेप का हो जाता है। पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा स्पाइन जो है राउंड हो जाता है नीचे की तरफ और सी शेप में आ जाता है। इससे तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज है ये। अच्छे से इवन चल भी नहीं पाओगे, तुम जब भी चलोगे तो हिलते रहोगे, पूरा बॉडी हिलेगा। अब यार कॉजेज देख लो कि कैसे ये होता है। तो यार अगर तुम्हारा जो पैर है, लेग्स है, वो अंडर डेवलप है तो ये हो सकता है। अगर तुम लोग जो चीज में बैठ के पढ़ाई करते हो, तो अगर डेस्क तुम्हारा ठीक नहीं है तो ये वाला चीज हो सकता है तुम्हें। अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो हो सकता है। अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो हो सकता है ये। अगर अनहेल्दी कंडीशंस में रह रहे हो तो हो सकता है। और अगर बहुत ही हैवी वेट उठा के हमेशा रहते हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉजेज याद कर लेना, ढेर सारा मैंने बता दिया। प्रिकॉशन कैसे हो सकता है, बैलेंस डाइट लोगे तो
तुम लोग इस चीज से बच सकते हो। सेकंड, तुम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो डेस्कटॉप में और साइडवेज ज्यादा बेंड होके हमेशा नहीं रहते हो तो ये वाला डिफॉर्मिटी नहीं आएगा। तीसरा, तुम लोगों को अवॉइड करना है चलने को और दौड़ने को अगर तुम्हारे वेट में, यानी कि अगर तुम लोग हैवी वेट उठा के चल रहे हो तो दौड़ रहे हो तो ये डिफॉर्मिटीज हो सकती है। तो हैवी वेट लेके चलना और दौड़ना मना है, समझ गए, इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब तुम लोगों का रेमेडीज क्या है, अगर हो गया तो कैसे ठीक कर सकते हो वो समझ लो। तो यार ऐसे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करो। अगर तुम्हारी डिफॉर्मिटी सी शेप में जिस भी साइड है तो उसके अपोजिट तुम लोग वेट को उठा के रहो, जिससे तुम लोगों का सी जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। जो तुम्हारा स्पाइन सी टाइप में हो गया ना वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो डिफॉर्मिटी के अपोजिट में तुम लोगों को वेट को कैरी करना है, समझ गए। स्विम करना है तुम लोगों को ब्रिस्ट स्ट्रोक टेक्निक की हेल्प से, इससे ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, तुम लोग हॉरिजॉन्टल बार में लटक के रह सकते हो जिससे तुम्हारा बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा, समझ गए। रेमेडीज यही है। फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट मेरे शब्दों में समझो तो एक ऐसा डिफॉर्मिटी होता है जिसमें तुम्हारा जो फुट है ना वो पूरा फ्लैट हो जाता है। स्क्रीन पे तुम लोग इमेज की हेल्प से देख सकते हो। अब ये जो डिफॉर्मिटी है ना, इसमें अगर ये तुमको होता है ना तो तुम लोग अच्छे से चल नहीं पाओगे, अच्छे से दौड़ नहीं पाओगे और कोई स्पोर्ट्स में तुम लोग प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर दौड़ोगे तो पेन होगा। अब कैसे पता लगा सकते हो फ्लैट फुट को? अगर तुम लोग पानी में अपने पैरों को डिप करते हो और फ्लोर पे चलते हो और तुम्हारा आर्क अगर अच्छे से नहीं बन रहा है तो तुम्हारा ये डिफॉर्मिटी आ गई है। तो फ्लैट फुट से तुम लोगों को बच के रहना है, समझ गए। इसमें तुम लोगों का आर्क जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनेगा और तुम्हारे जो पैर है वो एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी कर्व नहीं होगा। कर्व होना चाहिए हर एक फुट में, समझ गए। अब इसका कॉज क्या होता है? फ्लैट फुट क्यों होता है? तुम्हारे वीक मसल के चलते होता है। अगर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बॉडी वेट है तो तुम लोगों को ये डिफॉर्मिटी होगी। इम्प्रॉपर शूज पहनते हो अगर स्टाइल वेस्टाइल देने के लिए तो ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा वेट उठा के चलते हो लंबे टाइम के लिए तो ये डिफॉर्मिटी आ सकती है। प्रिकॉशन कैसे बच सकते हो वो देख लो। तुम्हारा जो भी शूज तुम लोग पहनो वो एकदम प्रॉपर्ली शेप में हो, समझ गए। सेकेंडली, तुम लोगों को ट्राई करना है कि ज्यादातर तुम लोगों को बेयर फुट यानी कि खाली पैर तक नहीं चलना है, ये भी समझ गए। तुम लोगों को ओबेसिटी से बच के रहना है। 3 प्रिकॉशन याद कर लेना, काम हो जाएगा। रेमेडीज देख लेते। तुम लोगों को वॉकिंग करना हील पे, यानी कि लंबे लंबे हील के थ्रू तुम लोगों को चलना है, ठीक है। वॉकिंग और इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट, यानी कि आगे की तरफ जो फीट होता है और पीछे की तरफ जो फीट होता है उसकी हेल्प से ज्यादा चलना है, समझ गए। वॉकिंग ऑन टोज, टोज में तुम लोगों को फोर्स देके ज्यादा चलना है। तो कोई भी 3-4 याद कर लोगे, काम हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे डिफॉर्मिटी की तरफ जो कि है नॉकनी। नॉकनी में ये होता है कि तुम्हारा जो नी होता है ना वो एक दूसरे को टच करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पैर है वो अपार्ट चला जाता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। जब भी चलोगे तो तुम्हारा जो नीज है ना वो एक दूसरे को टच करेगा। इमेज में तुम लोग देख सकते हो डिफॉर्मिटी कैसी दिखती है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो अगर बुक लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर व्हाइल अ नॉर्मल स्टैंडिंग। अगर नॉर्मली तुम लोग खड़े हो और तुम्हारा जो भी नी है वो एक दूसरे को टच कर रहा है, बार बार टच करता है, तो तुम्हें नॉक नी है। गैप बिटवीन एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि एंगल के बीच में तुम्हारा जो गैप है ना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आई होप तुम लोग समझ गए। अगर जिसे भी ये चीज होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता है दौड़ने में और चलने में, समझ गए। अब कॉजेज देख लो। कॉजेज, अगर तुम लोगों का अच्छा अगर बैलेंस डाइट नहीं है तब ये तुम्हारा हो सकता है। जब तुम्हें विटामिन डी की कमी है तुम्हारे बॉडी में तब ये चीज हो सकता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर बॉडी में अच्छे से नहीं है तब ये होगा। और मेनली ये रिकेट्स के कारण भी कॉज होता है। रिकेट्स भी इसका कॉज होने का मेन रीजन है, समझ गए। प्रिकॉशन देख लो। बैलेंस डाइट लोगे तो तुम लोग इससे बच के रह सकते हो। सेकेंड, बेबी शुड नॉट बी फोर्स एनकरेज टू वॉक एट अर्ली स्टेज, यानी कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, यानी कि तुम तो खुद अभी बच्चे हो, अगर पेरेंट्स जो है उन्हें क्या करना है कि अपने बच्चों को अर्ली एज में चलाना नहीं शुरू करना है। ये चीज समझ गए। अगर वो फोर्सफुली बच्चे को चलाएंगे तो ये वाली डिफॉर्मिटी आ सकती है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। रेमेडीज देख लो। तुम लोग हॉर्स राइडिंग कर सकते हो जिससे ये ठीक हो जाए। तुम लोग पद्मासना और गौमुख आसना रेगुलरली परफॉर्म कर सकते हो जिससे ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, तुम लोग वॉकिंग कैपलर्स को भी यूज कर सकते हो, इससे तुम लोगों का बेनिफिट होता है इसे ठीक करने में, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे हम लोग डिफॉर्मिटी की तरफ जो कि है बो लेग। बो लेग में क्या होता है, ये नॉक नी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। नॉक नी का जस्ट उल्टा है तुम्हारा बो लेग। इसमें होता क्या है कि तुम्हारा जो नीज है ना वो अपार्ट
स्टार्ट हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा फैल जाते हैं, पिक्चर में देख सकते हो। अब कॉजेस क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बोन। अगर तुम्हारे बोन में कैल्शियम और फास्फोरस का डिफिशियंसी होगा तब ये प्रॉब्लम आ जाएगा। चाइल्ड बिकम्स ओवरवेट, ओवरवेट अगर तुम लोग होते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डी की कमी होगी तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम टू सेम उसका वाला चीज तुम लोग इसमें लिख सकते हो। प्रिकॉशन क्या होता है, डोंट लेट द चाइल्ड बी ओवरवेट, ठीक है, बच्चों को ज्यादा ओवरवेट मत होने दो, ओबीज मत होने दो, ज्यादा फोर्सफुली खाना मत खिलाओ। सेकेंडली, डोंट फोर्स और इनकरेज बेबी टू वॉक एट अर्ली स्टेज, वही चीज है कि बच्चों को ज्यादा फोर्सफुली चलाओ मत अर्ली स्टेज में। तीसरा क्या है, बैलेंस डाइट रखो, इससे बच सकते हो तुम लोग। रेमेडीज क्या है कि विटामिन डी तुम लोग रेगुलरली ले सकते हो, बैलेंस डाइट रख सकते हो, ठीक है। वन शुड वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, यानी कि तुम लोग चल सकते हो किस पोज में, अपने टोज को आगे की तरफ बेंड करके, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा ये वाला डिफॉर्मिटीज। आई होप क्लियर। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि 5वां टॉपिक, राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, तुम लोग इमेज के थ्रू देख सकते हो, अगर तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेट है तो तुम लोग एक परफेक्ट इंसान हो, लेकिन होता क्या कि किसी किसी इंसान में जो शोल्डर होता है वो आगे की तरफ लीन हो जाता है, तो ये चीज तुम लोगों का राउंड शोल्डर में आ जाता है। इसमें होता क्या कि तुम्हारा जो शोल्डर है, चेस्ट एरिया है, वो आगे की तरफ निकल जाता है। ये जनरली टाइट कपड़े पहनने से होता है, समझ गए। और कभी भी तुम लोग स्ट्रेट नहीं बैठते रहोगे, हमेशा बचपन से झुक झुक के बैठने का आदत हो जाएगा, तो तुम लोगों का राउंड शोल्डर का प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये क्यों होता है, इसका कॉजेज देख लो। सबसे पहले तो तुम लोगों का इसका मेन कॉज है कि तुम लोगों का हेरिडिटी के थ्रू भी ये आ सकता है। टाइट कपड़ों पहनोगे तो भी ये आ सकता है। अगर गर्लफ्रेंड सेल्फ्रेंड को पटाना होगा, जिम जाते होगे और टाइट कपड़े हमेशा पहन के रखते होगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो शोल्डर है वो आगे की तरफ बेंड हो जाएगा। इसलिए यार लड़की सड़की का चक्कर छोड़ो और हमेशा पढ़ाई पे फोकस करो, टाइट कपड़े पहनना छोड़ो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यार मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तीसरा चीज जिसके कारण ये होता है वो ये है कि तुम लोग अगर इम्प्रॉपर फर्नीचर्स को यूज करते हो तब आता है। नेक्स्ट, अगर तुम लोग गलत पोज में बैठते हो, चलते हो या फिर वॉक करते हो तो ये वाला डिफॉर्मिटीज आ सकता है, यानी कि अपने शोल्डर को आगे बेंड करके बैठे रहते हो पूरा दिन, तो ये वाला डिफॉर्मिटी बहुत जल्दी आ सकता है, इसलिए बच के रहना, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है, डोंट सिट, वॉक और स्टैंड इन बेंड पोजीशन, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ, टाइट फिटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करना है। तीसरा तुम लोगों का है कि तुम लोगों को अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे नहीं बैठना है जिसका शेप साइज गलत हो, समझ गए। रेमेडीज क्या है, तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल बार को यूज करना है कभी कभी। नेक्स्ट, तुम लोग चक्रासन और धनुष आसन को रेगुलरली परफॉर्म कर सकते हो इससे बचने के लिए। एंड बाकी सारी चीज याद कर लेना, बहुत ईजी है, 3 याद कर लोगे काम हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ जो कि काफी इजी टॉपिक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट। और हाँ यार, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और अभी तक वीडियो को यहां तक देखा है ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बोर्ड्स तक हमारा साथ होने वाला है एंड बोर्ड्स तक लिटरली बहुत हेल्प करूंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो यार इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली हम लोगों को इतना ही समझाया गया कि जो भी वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है रेगुलरली एंड काफी ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होती है बाकी सारी चीजों में, उन्हें अलग अलग मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने बॉडी में, उन्हें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल बेनिफिट होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है और सोशल बेनिफिट होता है। अब इन सारी चीजों को थोड़े डेप्थ में जान लेते हैं। फिजिकल बेनिफिट क्या होता है उसे पॉइंट्स में जान लो। रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ऐसी वुमेन जो रेगुलरली स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ना, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट हेल्थ होता है एज कंपेयर टू वो वुमेन जो पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब फिजिकल बेनिफिट क्या क्या होता है, वो हार्ट डिजीजेस से बच के रह सकती है, बीपी से बच के रह सकती है, वो डायबिटीज से बच के रह सकती है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होने के चांसेस होता है और उनका बोन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है। तो यार जो भी वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है वो स्ट्रेस फ्री रहती है बहुत ही ज़्यादा, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही इंक्रीज होता है, वो टेंशन फ्री रहती है और बाकी सारी प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाती है। नेक्स्ट, ऐसी वुमेन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्गर होती है और ओवरऑल उनका जो माइंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है तुम लोगों का सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट में जो भी वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है वो सोशली काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर पाती है सोसाइटी में, अच्छे अच्छे दोस्त बना पाती है, नए दोस्त बना पाती है,
टीम वर्क सीखती है एंड और भी बहुत सी सारी चीजें सीखती है, नई नई अपॉर्चुनिटी भी बनती है वुमेन्स के लिए। तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक के तरफ, जो कि स्पेशल कंसीडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। एग्जैक्टली क्या होता है वो समझो। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया कि पुरानी टाइम से लोगों का ये मानना था कि जो वुमेन होता है, यानी कि जो मेल होते हैं एंड फीमेल होते हैं, उनका जो पूरा बॉडी होता है ना वो एकदम अलग होता है। जो फीमेल होती है उन्हें कम से कम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से उनका जो पीरियड्स होता है उसमें दिक्कत आता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आता है, मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत आती है। तो ये सारे मिथ्स थे जो इस टॉपिक में हम लोगों को क्लियर करने हैं। सबसे पहला कि मेनार्क क्या होता है ये समझते हैं। मेनार्क ये होता है कि कोई भी लड़की को पहला बार पीरियड्स आता है तो इसे मेनार्क कहते हैं, यानी कि पहली बार ब्लीडिंग आती है कोई भी लड़की को अपने पूरे लाइफ में, तो इसे ही मेनार्क कहते हैं। समझ गए। जनरली कोई भी लड़की को पीरियड्स आने का जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा डिफर करता है। पीरियड्स 9 से 16 साल की एज में जो लड़की होती है कभी भी आ सकती है। अब नेक्स्ट तुम लोगों का पैराग्राफ में नीचे ये लिखा हुआ है कि जो भी वुमेन का जो मेनार्क है, यानी कि पीरियड्स जल्दी आते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा बेनिफिट होते हैं। उनमें जो होता क्या है कि एडिपोस टिश्यू और एडिक्वेट वेट आ जाता है, जिसके कारण वो स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती है अगर मेनार्क जल्दी आता है तो। अब मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है। जनरली जो वुमेन्स होती है उनमें जो पीरियड्स होता है वो 21 से 35 डेज में आ जाता है, लेकिन इसमें होता यह है कि जब भी पीरियड्स इन डेट्स के बीच में मिस हो जाता है, इसके बाद आता है, या कंप्लीटली पूरे मंथ के लिए मिस हो जाता है, या 21 डेज से पहले आ जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। यानी कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ जाती है, कोई भी फिक्स टाइम तुम्हारा नहीं होता है, कभी कभी स्किप हो जाता है। इससे बॉडी पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है लड़कियों के, एंड उनके हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और बॉडी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए परफेक्ट पीरियड्स आना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बॉडी के लिए। तो यार नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो इसमें हम लोगों को यही बताया गया है बेसिकली कि पहला ये माना जाता था कि पीरियड्स के दौरान स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन न्यू रिसर्च ने हम लोगों को ये बताया है कि पीरियड्स के टाइम तुम लोग योगा या फिर लो इंटेंसिव वर्कआउट करके, स्पोर्ट्स खेल के अपने पीरियड्स क्रैम्प्स को कम कर सकते हो, एंड अपना जो लड़कियों का जो फिजिकल फिटनेस है इस टाइम पे इंप्रूव होता है पीरियड्स के दौरान स्पोर्ट्स खेलने से। इसलिए ये सारी मिथ्स जो है वो अब कैंसिल हो चुकी है। तो यार अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे चैप्टर के लास्ट सब टॉपिक की तरफ, फिफ्थ सब टॉपिक की तरफ, जो कि है फीमेल एथलीट ट्रेड। तो यार फीमेल एथलीट ट्रेड में 3 चीजें आती है मेनली। पहला है तुम लोगों को ऑस्टियोफ्रोसिस, सेकंड है तुम लोगों का एमेनोरियो, एंड थर्ड है तुम लोगों का ईटिंग डिसऑर्डर। अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरा तरफ से प्रॉब्लम हो गई होगी तो थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। अब ये 3 मिलकर ट्रेड कहलाते हैं, और ट्रेड का मतलब होता है सीरियस डिसऑर्डर और इलनेस, यानी कि सीरियस तरीके की बीमारी। समझ गए। इसका सिम्टम क्या होता है? फैटिक, फ्रीक्वेंट इंजरीज, लॉस ऑफ इंड्योरेंस, लॉस ऑफ पावर, इरिटेबिलिटी, एंड ये सारी तुम लोगों का सिम्टम होता है। अब ऑस्टियोफ्रोसिस क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ऑस्टियोफ्रोसिस में ये होता है कि तुम्हारा जो बोन में मिनरल की डेंसिटी होती है ना वो काफी कम हो जाती है। एक नॉर्मल बोन तुम लोग देख सकते हो और एक ऐसा बोन जिसमें ऑस्टियोफ्रोसिस होता है वो बोन देख सकते हो, काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है डेंसिटी में, जिसके कारण जो बोन है वो वीक होना चालू हो जाता है। ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है, और ये होता क्यों है? लो एस्ट्रोजन लेवल से होता है, ठीक है। मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो लो एस्ट्रोजन के चलते होता है, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन के चलते होता है, स्पेशली लो कैल्शियम डाइट के चलते होता है, एंड और भी चीजों के चलते ये सारी चीजें होती है। समझ गए। इससे होता क्या है कि तुम लोगों को इंजरी आने के थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है। अगर तुम लोगों को बोन में चोट लग जाती है अचानक तो बहुत ही जल्दी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, बोन काफी कमजोर हो जाती है इस केस में। समझ गया। इसके फैक्टर क्या है? इनसफिशिएंट कैल्शियम इन द डाइट। अगर तुम लोगों को अच्छे से कैल्शियम नहीं ले रहे हो डाइट पे, वुमेन्स कैल्शियम नहीं ले रही है डाइट पे, तो ये डिसऑर्डर आ सकता है तुम लोगों को। एमेनोरियो के चलते हो सकता है और ईटिंग डिसऑर्डर के चलते हो सकता है। ये दोनों चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन मत लो। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है एमेनोरियो। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या फिर ये एक इलनेस कहलाता है, जिसमें होता क्या है कि कोई भी लड़की को या तो पीरियड्स आते ही नहीं है,
16 के बाद तक भी। एंड हो सकता है ये होता है कि जिनके पीरियड्स आ जाए उनका जो पीरियड्स है ना वो 3-4 महीनों के लिए डिले हो जाए। यानी कि पहला ऐसा होता है कि कोई लड़की को जो पीरियड्स है वो टाइम से आया ही नहीं, यानी कि मेनार्क आया ही नहीं। सेकेंडली पीरियड्स आ गया तो कुछ वुमेन्स में ये होता है कि पीरियड्स 3-4 महीनों के लिए डिले हो जाता है, इसे हम लोग एमेनोरियो बोलते हैं। समझ गए? इसके दो टाइप होता है। पहला प्राइमरी एमेनोरियो, इसमें क्या होता है, इसमें जो पीरियड्स है वो आते ही नहीं है कोई भी लड़की को, ठीक है, यानी कि पहला जो मेनार्क का पीरियड होता है वो काफी ज्यादा डिले हो जाता है, आता ही नहीं है। सेकेंडरी तुम लोगों का एमेनोरियो में ये होता है कि कोई भी वुमेन को नॉर्मल पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन एक टाइम पे ये होता है कि 3-4 महीनों का गैप आ जाता है, तो इससे काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है वुमेन्स की बॉडी में। इसलिए नॉर्मल पीरियड्स आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गया? फैक्टर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। सेकंड, इंटेंसिव एक्सरसाइजेस के चलते होता है। तीसरा, इंटेक ऑफ लेस कैलोरी, अगर लो कैलोरी ले रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए लड़कियों को प्रॉपर फूड लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन अपने फूड से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि नेगोशिएट कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन वुमेन्स को प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ अगर कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही है तो, ठीक है, अच्छे से डाइट जरूर लेना, मैं बता दे रहा हूं। अब बढ़ते ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें यह होता है कि इसमें जो कोई भी वुमेन एथलीट होता है उसे अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, अपने जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज करने के लिए वो करती क्या है कि वो वेट को लूज करना स्टार्ट कर देती है, वेट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, अपने फूड में काफी ज्यादा कंट्रोल कर लेती है, सेल्फ वॉमिटिंग करने लगती है फूड को खा के, ताकि उसका वेट कंट्रोल रहे एंड वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए स्पोर्ट्स में, उसका वेट ना बढ़े। वो पिल्स लेने लगती, वो मेडिसिन लेने लगती है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके दो टाइप होता है। पहला है तुम लोगों का एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें ये होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वुमेन केवल डाइटिंग के बारे में सोचती है, फूड को पूरा कंट्रोल कर देती है, फूड खाती ही नहीं है ताकि वो जो है स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उसका फिगर मेंटेन रहे। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग ये बोलते हैं। सेकेंड है तुम लोगों का ब्यूलिमिया नर्वोसा। इसमें ये होता है, ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वुमेन करती क्या है, कोई भी एथलीट करती क्या है कि उसे खाने का बहुत मन करता है, इसलिए वो खा लेती है 2 गुलाब जामुन या फिर टेस्टी टेस्टी खाना वो खा लेती है, लेकिन फिर वो उसे उल्टी कर देती है खुद से, ठीक है, यानी कि वोमिट कर लेती है अपने आप से, जिससे होता क्या है कि वो ये सोचती है कि उसका जो है बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होगा, उसमें कैलोरीज नहीं आएगी। समझ रहे हो? टेस्टी फूड खा भी लेना, उसके बाद उल्टी भी कर देना, वोमिट भी कर देना ताकि हेल्थ को इफेक्ट ना पड़े। तो ये काफी ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर है, इसमें हेल्थ को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए किसी को भी ये वाला चीज नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है पूरे बॉडी के लिए। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। तुम्हारी स्क्रीन पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, सूर्यवीर बैच को तो याद से ज्वाइन कर लेना, यहां पे ज्वाइन करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल एजुकेशन में लाना बहुत आसान हो जाएगा। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया उसे सैल्यूट है यार, बहुत अच्छा वाला, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था, तुम लोगों ने झेल लिया। और हाँ यार, इतना मेहनत किया तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।